नमस्कार, नेशन प्लस न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं वशिष्ठ शुक्ल। दोस्तों, जीवन की आपाधापी में अक्सर हम अपने अंतर मन में झांकना भूल जाते हैं और इसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द जो अच्छी बातें होती है शायद हम उनको जाने अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं और इसका खामियाजा पूरे जीवन भर को होता है और उसके साथ साथ देश को भी काफी नुकसान होता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी विभूति के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जो सालों से पूरे देश और दुनिया में विचरण करके युवाओं को वेद के बारे में समझाते हैं और आखिरकार ये भी समझाते हैं कि अगर भारत देश को विश्व गुरु बनाना है तो क्या करना होगा। दोस्तों, आज आपके लिए खास मैं प्रस्तुत कर रहा हूं धर्मसभा विद्वत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मचारी निरंजनानंद जी महाराज को, क्योंकि ये हमारे लिए भी काफी सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी वडोदरा के दौरे पर हैं और आज उन्होंने वक्त निकाला नेशन प्लस न्यूज के दर्शकों के लिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, अक्सर जब हम बात की डिबेट की शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से काफी सारी बातें होती है कि भारत के पास ये है, भारत के पास ये नहीं है, भारत से बेहतर पश्चिम है। तो आखिरकार ये क्या मानते हैं कि ये एंडलेस डिबेट है, अब उसका अंत होना ही चाहिए? बिल्कुल, वास्तव में ये डिबेट का विषय ही नहीं है। भारत सर्वश्रेष्ठ है, ये भारत को जो अपना शत्रु मानते हैं उन्होंने ही कह दिया है। जब हम अपना गौरव करते हैं तो बात अलग होती है, पर जब हमारा शत्रु ही हमारा गौरव कर रहा है तो उससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। हम भारत वाले तो किसी को अपना शत्रु मानते नहीं, पर जो हमें अपना शत्रु मान रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान के राष्ट्र कवि मोहम्मद इकबाल ही कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, तो और क्या कहा जाए। तो भारत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। केवल हमको अपनी महत्व बुद्धि बढ़ा करके हमको ये जानना पड़ेगा कि हम कई क्षेत्रों में, जीवन आवश्यक कई क्षेत्रों में हम बहुत बड़े ऊंचाई पर पहुंचे थे इतिहास में भी, और आज भी ऊंचाई पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। जी, मगर स्वामी जी, आपको ऐसा लगता है कि जब आप काफी युवा जो लोगों से बातें करते हैं तब उनको आप ये समझाते हैं कि जो वेद हैं वो जीवन का मूल मंत्र है, वो उनकी आधारशिला है, तो क्या रिस्पांस होता है? और आप मानते हैं कि आज का जो युवा वो काफी समर्थ है, काफी सक्षम है, तो शायद वो भी आज वेद की जो इम्पोर्टेंस है उनको समझ पाएगा, समझ पा रहा है। जब हम युवाओं से बात करते हैं, उनसे संवाद साधते हैं, तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि आज से 30 या 40 वर्ष पहले जो एक उत्साह होना चाहिए था, जो नहीं था, वो आज के युवाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर आप युवाओं को वेद में सन्निहित विज्ञान, वेद में सन्निहित ज्ञान, वेद में सन्निहित व्यावहारिक चीजें और वेद में सन्निहित आध्यात्मिक चीजें बताते हैं तो युवा बड़े ध्यान से सुनता है। सुनता ही नहीं, वो अपने रिश्तेदार, नातेदार, मित्रों से भी वो उससे रूबरू कराता है और वेदों के प्रचार में, वेद विद्याओं के प्रचार में वो भी बड़े लगन से लग जाता है। केवल आवश्यकता है हमको उनसे संवाद साधने की। जी, तो स्वामी जी, जैसा कि मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था कि आपने पूरी द्वारिका और बद्रिकाश्रम पीठ के जो श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनके पास से वेद और वेदांत की दीक्षा ली, तो आप मानते हैं कि हमारे पास जो है उनको शायद हम एंडोर्स नहीं करते हैं और इसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्री है जो कि उनको कॉपी पेस्ट करके शायद उनका फायदा उठाती है, आपको ऐसा लगा है? बिल्कुल, आज से नहीं, ऑन रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 1640 से वेस्टर्न लोग हमारे यहाँ के ज्ञान ले जा रहे हैं, उस पर अपना लेबल चिपका रहे हैं और उसका व्यापार करके वे बहुत ही श्रीमंत हो रहे हैं। इसमें एक उदाहरण, जो लुई 14 नाम का फ्रांस का एम्परर रहा है, उसके खुद के पत्र उपलब्ध है जिसमें उसने ये कहा है कि तमिलनाडु से एस्ट्रोनॉमिकल डेटा ले आओ और हमारे यहाँ ला करके फिर उसको फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर से लिखवा लो और उसके नाम से प्रसारित कर दो।
तो ऐसे लिखे हुए मिलते हैं। साथ में कर्नाटक गैजेट जो है जी। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्रीरंगपट्टनम से 9,000 पांडुलिपियां ले गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, बिल्कुल। और नेपाल से 7,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स ले गए हैं, और फिर उसी पर अपना नाम लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी खोज के रूप में उसका व्यापार कर रही है। तो ये कर्नाटक गैजेट जो अंग्रेजों ने ही बनाया था उसमें लिखा हुआ है। तो एक दो नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें हमारे ही विज्ञान को हम लोगों ने एंडोर्स नहीं किया, पर उन्होंने वो लेकर गए, वो लेकर बेच रहे हैं, और ये सब चल रहा है। 1600 से चल रहा है, इसके तो रिकॉर्ड मिलते हैं। इसके पहले भी चल ही रहा होगा, यह अनुमान हम लगा सकते हैं। बिल्कुल। मगर कई सालों से आप जिस तरीके से जो विचरण कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अब शायद वो दिन दूर नहीं कि जो वेद और पुराण की जो अहमियत है, वो शायद जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, माने मैं सरकार की बात कर रहा हूं, वो भी शायद उनको एंडोर्स कर रही है, क्योंकि आप बड़े रोचक बातें करते हैं। वेद को साइंस और टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा बेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, क्योंकि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने खुद नारा दिया है जय विज्ञान और जय अनुसंधान वाला। जी, अभी वर्तमान जो सरकारें हैं वे इस बारे में जागरूक हो चुकी हैं, और उनकी एक नीति भी है कि हमको भारतीय कला, भारतीय संस्कृति को बचाना भी है, उसको प्रसारित भी करना है। हम तो ये मानते हैं कि भारतीय संविधान की जो एक धारा है, या भारतीय संविधान का एक जो स्पिरिट है, जिसमें इंडियन कल्चर को बचाना न केवल राइट कहा गया है, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो भारतीय संविधान के स्पिरिट को आज की सरकार बचाते हुए भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार रक्षण में सरकार बहुत एक्टिव हो चुकी है। अभी आप अगर देखेंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है जी। वो भी भारतीय संस्कृति और अपनी धरोहरों के अनुकूल बनाने का काफी अंश में प्रयत्न किया गया है। तो सरकार जागरूक है, और इसके बहुत उदाहरण हम देख रहे हैं। अभी आने वाले जो कैरिकुलम में एनसीईआरटी के पुस्तक में एक चित्र छपकर आ रहा है, जिसमें भास्कराचार्य जी अपनी बेटी लीलावती को गणित पढ़ा रहे हैं। तो ये घटना जो है वो करीब 700-800 वर्ष पुरानी घटना है। तो एक जो हमारे मन में बैठ गया था कि लड़कियां पढ़ती नहीं, उनको पढ़ाया नहीं जाता, इस पर पानी फेर रहा है अब, क्योंकि भास्कराचार्य जी लीलावती को गणित पढ़ा रही है। इसका एक चित्र अब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में आने वाला है आने वाले साल से। तो ऐसे बहुत सारी बातें वर्तमान सरकार कर रही है जो 70 वर्ष पहले ही होनी चाहिए थी। जी, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से जो इतिहास करवट बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी काफी अहम साबित होगा आने वाले दिनों में? बहुत अहम साबित होगा, क्योंकि इतिहास को जो इतने वर्षों तक विकृत किया गया, अब उस इतिहास को सही मायने में लोगों के सामने लाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो फाइल्स बंद पड़ी थी, सरकार ने खुलवा दी उसको। अब जो आए पढ़ने लिखने वाला, जो अध्ययन करना चाहे, उसके लिए ओपन हो गया सोर्स। अब सोर्स जब ओपन होगा तो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसी प्रकार गोवा के इंक्विजिशन आदि के बारे में पुर्तगाल सरकार से जो 17 फाइल्स वर्तमान भारत सरकार ने मंगाई हैं, उससे आपको पुर्तगाली शासन कैसे था इसका अध्ययन करने के लिए अब ओपन हो गया। तो नाउ इट इज एन ओपन बुक। अब आप किसी के चश्मे से नहीं देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो सोर्सेस को, और उससे आप अध्ययन कर सकते हो। तो यही सही मायने में इंडिपेंडेंस है या फ्रीडम है अध्ययन के क्षेत्र में। जी, स्वामी जी, एस्ट्रोफिजिक्स तो आपका काफी पसंदीदा सब्जेक्ट भी रहा है, मगर पिछले कुछ समय से जो देखा जाए कि इसरो कुछ भी अगर अनाउंसमेंट करता है, चाहे वो गगनयान के लिए करता है, चाहे वो चंद्रयान 5 के लिए करता है, तो एक वेस्ट का एक अलग नैरेटिव सेट होता है कि किसी न किसी तरीके से जो भारतीय शक्तियां हैं या भारतीय दिमाग है उनको डिनाउंस करो। तो आप मानते हैं कि ये जो नैरेटिव है उनको इसी तरीके से बदला जा सकता है कि उनको प्रूव किया जा सके? बिल्कुल, एक बहुत गंदा नैरेटिव सेट किया जा रहा है भारत के विरोध में, और उसमें सभी बुद्धिजीवी जो वेस्ट के हैं या वेस्ट के द्वारा पोषित हैं वे लगे हुए हैं।
परंतु आखिर सत्य तो सत्य उजागर हो ही जाता है। जैसे एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि इसी स्पेस मिशंस के बारे में, परंतु अब जो ये नैरेटिव सेट कर रहे थे वे ही अपने रॉकेट का इस्तेमाल करके अपने देश के सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, हमसे वो सैटेलाइट के स्पेस को हायर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जानने वाले तो जान जाते हैं कि भाई आप नैरेटिव तो सेटअप कर रहे हो, पर आखिरकार आप भारत की ही तो सहायता ले रहे हो। अब आयुर्विज्ञान के बारे में ही आप कहें जी। तो कोरोना के समय में दवाई जितनी चली उससे ज्यादा काढ़े चले। तो चाहे ये बुरी तरीके से जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता का जब सरकारी स्तर पर उजागर करने का प्रयास चलता है तो ये नैरेटिव सब विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए तो अब योग की शिक्षा पूरे विश्व में मान्य होने लगी, उसका प्रचार प्रसार होने लगा। जो द्व्यंक पद्धति बाइनरी सिस्टम हमारे वेदों की है, उसी के आधार पर तो सभी कंप्यूटर चल रहे हैं। तो नैरेटिव चाहे जो सेट करे, परंतु जो थोड़ी शांति से सोचता है वो समझ जाता है कि तो ये गलत नैरेटिव है, परंतु वास्तव में यही है कि भारत में बहुत सारा विज्ञान और तंत्रज्ञान और ज्ञान की बातें भरी पड़ी है। तो ये आपका कथन सही है, बहुत बुरे नैरेटिव सेटअप किए जा रहे हैं और ये गंभीर है। किसी देश के विरुद्ध, किसी संस्कृति के विरुद्ध अगर ऐसे बुरे नैरेटिव सेट किए जाते हैं तो हम तो यूनाइटेड नेशंस से यह मांग करेंगे कि आप इसकी जांच पड़ताल करें और ऐसे नैरेटिव सेटअप करने वालों को मानवता विरोधी सिद्ध करके उनको दी जाने वाले सभी अनुदान तुरंत रोक दें, क्योंकि एक मानवता की हानि कर रहे हैं ऐसे नैरेटिव सेटअप करने वाले। ऐसे नैरेटिव सेटअप करने वाले आतंकवादियों से कम नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात कही आपने। मगर स्वामी जी, आपको ऐसा लगता है कि जब मैं आपका प्रवचन सुन रहा था तब आपने एक बहुत बहुत गंभीर और काफी अहम बातें की कि जो वैदिक गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वो आयुर्विज्ञान के साथ साथ जो जहाज बनाने के लिए भी इतनी ही कारगर साबित होती है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि जो चीजें भारत के पास है तो हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी होती है? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं अब ये पूरा जो माहौल है वो बदलने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। हमको ये ध्यान में रखना होगा कि गए 1000 वर्षों तक हम विदेशी आक्रांताओं से त्रस्त रहे। जी। ये भी इतिहास जानता है कि बख्तियार खिलजी जैसे जो आतंकवादी थे, उन्होंने हमारे यहाँ के विश्वविद्यालयों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, वहां के ग्रंथागारों में आग लगा दी, तो 6 महीने तक धुआं निकल रहा था। तो एक नहीं, दो नहीं, करीब 20 विश्वविद्यालयों को इन आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। और बड़े बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि इनमें से बहुत से विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के विश्वविद्यालय थे, बौद्ध विज्ञान बताने वाले विश्वविद्यालय थे। तो इन आतंकियों ने बौद्ध धर्म का जितना भयंकर ह्रास कर दिया है, उतना ह्रास तो पूरे विश्व में किसी ने किसी का नहीं किया होगा। तो ये आक्रांत जो थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ह्रास कर दिया है, बौद्ध विद्यापीठों का ह्रास कर दिया है। और बौद्धों के साथ तो अर्थात बौद्ध हमारे ही संस्कृति के भाग है, तो अपनी भी संस्कृति का नाश बहुत किया गया है। तो देखिए, 1000 वर्षों तक हम हिंदू लोग, हिंदू का मतलब भारत और हिंदू हम एक ही मानते हैं, हिंदू लोग चाहे वैदिक हो, बौद्ध हो, जैन हो, लिंगायत हो, सिख हो, इन्होंने ऐसे थपेड़े खाए हैं कि अपनी जिंदगी को बचाना ही एकमात्र ध्येय रहा। जब 6-6 महीने तक लाइब्रेरियां जलती रही तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विज्ञान नष्ट कर दिया होगा। अब इन सब 1000 वर्ष के आतंक के बाद हम अभी 70 साल हुए हैं कि हम स्वतंत्र हुए हैं। तो 70 साल में हमने बहुत कुछ ऊंचाई हासिल कर ली है। धीरे धीरे जैसे अपने को समय मिलेगा, समय बढ़ता जाएगा, स्वतंत्रता का अनुभव हम करते जाएंगे, वैसे धीरे धीरे हम अपनी विद्याओं को पुनः उजागर कर देंगे। अभी हमने कहा एक जगह पर कि अपने शास्त्रों में 40 विमानों का वर्णन आता है, जैन शास्त्रों में भी तीर्थंकरों ने विमानों से प्रवास किया हुआ वर्णन आता है, और बौद्ध शास्त्रों में भी विमानों का वर्णन आता है। अगर आज हमें कोई पूछता है
कि आप कोई पुष्पक विमान हमको बताओ, तो भाई हमारे पास पुष्पक विमान आज नहीं है। पर आज नहीं है का मतलब ये नहीं कि कभी नहीं था, ये सब थे, परंतु नष्ट भ्रष्ट इतना कर दिया गया कि उसको पुनः रिवाइव करने के लिए कुछ समय तो हमको चाहिए। तो कुछ समय मिले, सरकारें भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनते गई, तो कुछ ही दिनों में हमें विश्वास है कि हम पुनः पुष्पक विमान बनाकर उसको उड़ा करके पूरे विश्व को चकाचौंध करके बता देंगे। तो हमारी विद्याएं नष्ट नहीं हुई, विद्याएं शेष हैं, परंतु हमको साधन सामग्री के लिए, उससे उभरने के लिए कुछ समय की आवश्यकता जरूर है। जी, मगर स्वामी जी, इतिहास गवाह है कि डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन पूर्व प्रधानमंत्री को ये कहते हैं कि जो भारत की जो शून्य की खोज है, उन्हें पूरा विश्व नहीं जुटला सकता। मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि शायद जो बतौर भारतीय जो बात एंडोर्स होनी चाहिए, इसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। क्योंकि डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो भारत का धन्यवाद अदा किया, जो पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा, उस पत्र का एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये ऐसे पत्र हमारे सिलेबस में आने चाहिए जिससे कि हम सबको गौरव का अनुभव हो सके। तो अवश्य इन चीजों को उजागर करना चाहिए, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी को ये अभिमान होगा, गर्व होगा कि हमारी संस्कृति की तारीफ बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी करते हैं। आवश्यक है, इसको ढक गया है, आने वाले समय में इसको सिलेबस में लाने की आवश्यकता है इन पत्रों को। बिल्कुल। मगर स्वामी जी, आप अथक परिश्रम के साथ विचरण करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, खास करके युवाओं के साथ टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं, टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। मगर पिछले कुछ समय से देखा गया कि जो आने वाली जो पीढ़ी थी, पहले न उसको वेद और पुराण का पता था, न उसको साइंस और टेक्नोलॉजी का पता था। अब धीरे धीरे वो साइंस और टेक्नोलॉजी को इसलिए एंडोर्स कर रहे हैं क्योंकि जमाना आगे बढ़ रहा है। तो अब आप मानते हैं कि आप जब वेद और पुराण की बात युवाओं के साथ करते हैं, तो उनकी जो रुचि है वो आने वाले दिनों में देश की दिशा और दशा बदलने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी? स्वामी जी, बिल्कुल साबित होगी। हमको याद रखना चाहिए कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो विद्रोह नहीं था, वो स्वतंत्रता का संग्राम था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने धार्मिक विचारों को, अपने सांस्कृतिक विचारों को कुचलने का प्रयास किया। तो हमारे सांस्कृतिक धार्मिक विचारों को न कुचला जाए, उस जीवन पद्धति को न कुचली जाए, इसीलिए तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो बिल्कुल अभी जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसका अगर हम विनियोग हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानियों के दृष्टिकोण से करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी इसमें अवश्य ही रुचि बताएगी, और बता रही है। अब धीरे धीरे वेद और पुराण तो छोड़िए, अपने कर्मकांड के प्रति भी रुचि बढ़ी हुई है। कर्मकांड के प्रति इतनी रुचि बढ़ गई है कि आपने अभी देखा होगा, चंद्रयान के प्रक्षेपण के पहले सत्र में चंद्रयान का प्रक्षेपण जो था वो ग्रहण के कई दिन में किया था, जो फेल हो गया। हमने अपने फेसबुक पे लिख दिया था और जना भी दिया था कि भाई कई दिन अच्छा माना नहीं जाता, कृपा करके थोड़े 15-20 घंटे आगे पीछे कर लो, पर अच्छे मुहूर्त पर चंद्रयान प्रक्षेपित कर दो। पर वो एक 70 साल की जो विचारधारा बन गई थी वैज्ञानिकों की, उसके कारण ये हुआ कि उन्होंने कई दिन के दिन ही प्रक्षेपण किया। 15 सेकंड पहले वो अपना मिशन कुछ अंश से ही सही फेल हो गया। अर्थात हम उसको, वैज्ञानिकों को निरुत्साह नहीं कर रहे हैं, परंतु फेल तो हो गया। अब दूसरे बार जब मिशन बना, तब आपने देखा होगा मॉडल लेके वे भगवान के दरबार में चले गए थे सभी लोग। तो अंतर तो आ रहा है, पूरे स्तरों में अंतर आ रहा है, और धीरे धीरे इन बातों को सभी लोग समझने लगे हैं। धीरे धीरे छोटे बच्चे भी समझने लगेंगे, युवा भी समझने लगेंगे, और एक बहुत अच्छा स्वर्ण काल अब हमको आगे दिखाई दे रहा है भारत के बारे में। जी स्वामी जी, आज मुझे आपको इसलिए भी पूछना पड़ रहा है कि आप वनवासी और गिरिजनों के उत्थान के लिए भी काफी मशक्कत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहते हैं कि जब तक अंतिम छोर पर रहने वाले के पास अगर कल्याण लक्ष्य योजना नहीं पहुंचती, तो उसे संतुलित विकास नहीं कहा जा सकता। तो
जब 22 जनवरी को जो जिसे पूरा विश्व बेसब्री से इंतजार कर रहा है वो बेला आ रही है और भगवान श्री राम फिर से अपने गर्भगृह में विराजित होने जा रहे हैं, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का जो अयोध्या में जो सीन है, पूरे देश में जो माहौल है, तो ये राम राज्य की ओर हम जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल। जो मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो कि गुजरात के ही पुत्र रहे, उनका जो विजन था कि भारत में राम राज्य लाना चाहिए, जी गांधी जी के हरिजन नाम की पत्रिका में और कई पत्रिकाओं में उन्होंने जो लिखे थे, उनमें उन्होंने राम राज्य का डटकर उल्लेख किया था। गांधी जी स्वयं राम राज्य लाना चाहते थे। तो हमें लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी वनवासी गिरिजनों तक लाभ पहुंचा रहे हैं, वो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुकूल वसुधैव कुटुंबकम के ही सिद्धांत को घर घर में ले जा रहे हैं। और राम मंदिर की स्थापना से राम राज्य का एक माहौल तैयार हो रहा है, राम राज्य के प्रति सजगता आ रही है। और ये गांधी जी का विजन था कि भारत में राम राज्य लाना है, तो गांधी जी के विजन पर नरेंद्र मोदी जी राम राज्य लाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे हमें मन ही मन अवश्य लग रहा है। तो हमें लगता है कि गांधी जी जहां कहीं आज होंगे, वहां से बड़े प्रफुल्लित होकर सोचते होंगे कि ये पंतप्रधान वो है जो मेरे राम राज्य के सिद्धांत को प्रत्यक्ष धरातल पर अवतरित करना चाहता है। तो नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए अभिनंदनीय ही है कि वे राम राज्य की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और राम राज्य क्यों ना आए, क्योंकि जब पाकिस्तान के ही राष्ट्रीय कवि कहते हैं कि भगवान राम फरिश्ताए हिंद हैं, तो फरिश्ताए हिंद के विचारों पर राज्य क्यों न चले। जब कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी राम मंदिर के लिए सोने की ईंट देने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फारूक अब्दुल्ला जी भी तो राम राज्य चाहते हैं, तभी तो सोने की ईंट दे रहे हैं। जैन शास्त्रों में भगवान राम का राज्य आदर्श कहा है। तिब्बत में जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उसमें दशरथ जातक आदि को आप पढ़ेंगे तो बौद्ध ग्रंथ भी राम जी को आदर्श मान रहे हैं। तो इन सब घटनाओं को देखकर हम ये अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि राम जी को आप भगवान मानो, फरिश्ताए हिंद मानो या महाराज मानो, जो भी मानो, वे आदर्श थे। इसके बारे में तो किसी के मन में कोई आशंका होने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अयोध्या के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद जी ने स्वयं कहा कि यहाँ मंदिर था और जो कुछ था वो नहीं था, मंदिर ही था। तो के मोहम्मद जी भी ये कह रहे हैं कि मैं मंदिरों के लिए इसलिए काम कर रहा हूं कि मंदिर तोड़ने वालों ने जो किया उसका प्रायश्चित्त कर पाऊं, इसलिए मैं मंदिरों का। इसका मतलब है डॉक्टर के मोहम्मद जैसे आर्कियोलॉजिस्ट भी मंदिरों को आदर्श मान रहे हैं। तो राम राज्य की ओर ही हम बढ़ रहे हैं। और हम गांधी जी का जो स्वप्न था कि भारत देश में राम राज्य आए, उसकी ओर बढ़ना हम सभी भारतीयों का, जो गांधी जी को महात्मा मान रहे हैं, राष्ट्रपिता मान रहे हैं, उन सभी का कर्तव्य है कि गांधी जी के मंतव्य की राम राज्य की स्थापना भारत में हो। जी, तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से जो अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो शायद ये अमृत महोत्सव की ही शुरुआत है? बिल्कुल, उसमें जो अमृत शब्द है वही बड़ा विशेष है। अब भारत अमृतत्व की ओर जा रहा है, अमृतत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये अमृतत्व तो राम राज्य में ही होता है, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और स्वामी जी, मुझे ये जानने में भी काफी रुचि थी कि आप जो सुरपर्क इतिहास व संस्कृति गौरव समिति के एक संस्थापक के तौर पर भी जवाबदारी का जो निर्वहन कर रहे हैं, तो वो समिति करती क्या है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि शायद जो इतिहास को भूल चले हैं उनको वापस याद दिलाने का एक बड़ा सा जिम्मा आपने उठाया है। बिल्कुल, हमारे भारतीय इतिहास के ऐसे कई अंग हैं जो इन सभी चकाचौंध में, विकास के चकाचौंध में या आर्थिक जो प्रगति हो रही है उसके चकाचौंध में दब गई है, या कई इतिहासकारों द्वारा उसको दबाया गया है। कुछ विशिष्ट विचारधारा के इतिहासकार रहे जिन्होंने उसको दबा दिया। तो हम भारत के स्थानों के नाम भूल रहे हैं, हम भारत के इतिहास को भूल रहे हैं, और ये इतिहास छोटे छोटे गांवों में भी सुरक्षित है। तो शूरपारक वसई इतिहास व संस्कृति गौरव समिति जो हमने स्थापित की है, वो इसीलिए स्थापित की है कि एक वसई नाम का छोटा सा गांव है, आप सभी जानते हैं, अहमदाबाद मुंबई लाइन पे आता है।
उसके बारे में 4 पुराने ग्रंथ है जो 700-800 साल पुराने हैं, पर वहीं के लोग उन ग्रंथों को जानते नहीं। वसई के लोग ही वसई के पुराने नाम को जानते नहीं, वसई शब्द का अर्थ जानते नहीं, उसको किसने स्थापित किया जानते नहीं। तो हम जिस स्थान में रह रहे हैं उसका इतिहास हमको पता हो, इसीलिए ये ऐसी समिति हमने स्थापित की है। और ऐसी समितियां अनेक जन अनेक जगहों पर कर रहे हैं। जैसे वडोदरा में श्री ठक्कर जी और उनके जो साथी हैं वे विश्वामित्री नदी का पुनरुत्थान कर रहे हैं। ये वडोदरा जो स्थान है, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र ऋषि को दान में दिया था। तो विश्वामित्र ऋषि की यह तपस्थली रही और उनकी तपस्या की साक्षीदार ये विश्वामित्री नदी है। विश्वामित्री नदी गायत्री मंत्र का भौतिक स्वरूप है। तो जब विश्वामित्री नदी पर आप इतिहास ढूंढने जाओगे तो प्रत्येक वडोदरा वासी को बड़ा गर्व होगा कि ऐसे जगह पे हम रह रहे हैं जहां पर विश्वामित्र ऋषि ने तप किया था, उन्होंने एक नदी प्रकट की थी। तो ऐसे इतिहास के तथ्य समाज के सामने लाना जरूरी है और इसीलिए हम ऐसी समिति स्थापन किए हुए हैं। जी स्वामी जी, मेरे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अब पिछले कुछ समय से जिस तरीके की जो चर्चा है वो काफी जोरों शोरों से चल रही है, वो बिग बैंग थियरी की। हाँ। कि भाई भारत तो उनको एंडोर्स कर नहीं रहा है क्योंकि भारत तो बैकवर्ड कंट्री है, और काफी बला बला अलग अलग तरीके की जो नेगेटिव बातें हैं वो हो रही है। हालांकि हम ये कहते हैं कि जहां से आप सोचना शुरू करते हैं वहां से हम भी शुरू करते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो चर्चा है इसमें भारत का पक्ष क्या है? भारत का बड़ा मजबूत पक्ष है और हम गर्व के साथ कहते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम के ग्रंथ में ये डटकर कह दिया था कि जो बिग बैंग थियरी विज्ञान मान रही है वो तो हमारे विज्ञान में पहले से थी। जी। वहां ऋग्वेद के दशम मंडल के परमेष्ठी ऋषि द्वारा उद्भासित नासदीय सुक्तम का हवाला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं दिया है। आपने कुछ साल पहले देखा होगा दूरदर्शन पर एक सीरियल चलती थी भारत एक खोज नाम की, और उस सीरियल का एक टाइटल सॉन्ग था, सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं असत भी नहीं। ये जो टाइटल सॉन्ग था ये मूल वेदों की सूक्त का हिंदी अनुवाद है, बड़ा सरल अनुवाद है। और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि विश्व के रचना के बारे में हमारा विज्ञान अभी के विज्ञान से बहुत आगे है। और ऐसे कहकर नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही वह प्रमाण दे दिया था कि वेदों में ये पहले से बिग बैंग थियरी आ चुकी है। तो ये सब थियरीज अपने यहाँ पहले थी, परंतु उसका पठन पाठन अध्ययन अध्यापन इन आक्रमणों के कारण रुक गया। पठन पाठन अध्ययन का क्रम रुक इसलिए गया और कोई कारण नहीं था, आक्रमण होते गए। इसीलिए इन आक्रमणों के कारण बहुत सारी पाठशालाएं तोड़ दी गई, बहुत सारे विद्वानों को कन्वर्ट कर दिया गया, जबरदस्ती उन पर कर दी गई, ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं। तो इसके कारण ये सब दब गया था, अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में डटकर लिखा। साथ ही हम ये नमूद करना चाहते हैं जो वर्तमान सरकार भी इसको इम्प्लीमेंट करे। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक राष्ट्रीय पंचांग बनवाया था। हम जो टीवी शुरू होता है तो देखते हैं ना, भारतीय सौर अमुक अमुक ऐसे कहा जाता है। तो एक राष्ट्रीय पंचांग उन्होंने बनवा लिया था और आज भी भारत सरकार उसे छापती है, परंतु वो व्यवहार में नहीं आता, उसको व्यवहार में लाना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी का भी एक विजन था कि भारत का स्वतः का एक पंचांग होना चाहिए, भारत की स्वतः की एक पहचान होनी चाहिए काल गणना के बारे में। तो वर्तमान सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि उस नेहरू जी के विजन को वे प्रत्यक्ष धरातल पर लाने का प्रयास करें। भारत का खुद का एक राष्ट्रीय पंचांग, सरकारी राष्ट्रीय पंचांग है जो छपता है। जी स्वामी जी, अब हम शो के अंत की ओर जा रहे हैं, तो मेरे जो युवा दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको क्या आशीर्वचन देना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे सभी युवा भाई बहनों को यह याद रखना चाहिए कि भारत सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, भारत में सोने का धुआं निकलता था ऐसे वर्णन आता है, भारत में दूध दही की नदी बहती है ऐसे वर्णन आता है, भारत में सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह विचारधारा बचपन से सिखाई जाती है। ऐसे उत्तम संस्कारों वाला हमारा देश है।
सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे भारत की संस्कृति को वे सीखें, वे उसे समझें, दूसरों को सिखावें और भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में उतारकर अपने उदाहरण से वे भारतीय संस्कृति का प्रचार करें। क्योंकि केवल बोलने से प्रचार नहीं होगा, प्रचार होगा अपने रहन सहन से। हमारा आचार और हमारा विचार दोनों भारतीय संस्कृति के अनुसार ढालने का प्रयास प्रत्येक युवक करे, तो वो स्वयं पाएगा कि अगर वो इतने हाइट में पहुंच रहा है, वो ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। तो भारतीय विचारधारा को अपने आचार विचार में और आहार में भी लाएं, ऐसा हम युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं। जी, तो दोस्तों ये थे धर्म सभा विद्वत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मचारी निरंजनानंद जी महाराज। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने जो कहा कि ये देश का जो वैभव है, ये देश का जो वेद और पुराण है, वो काफी अहम है, और अगर आप उनको अपने सीने में सदा के लिए जीवित रखते हैं और सदा के लिए साथ रखते हैं, तो आपको देश और दुनिया को एक नई रास्ता और राह दिखाने में काफी मददगार साबित होगा। और इतिहास ये भी गवाह है कि जिन लोगों ने इतिहास को बुलाने की कोशिश की है, तो इतिहास ने उसे भी कालखंड में विलीन कर दिया है, जो कभी लौटकर वापस नहीं आए। तो भारत एक भव्य भारत है, और आने वाले दिनों में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा, उनके बारे में भी उन्होंने काफी सारी बातें शेयर की है। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशन प्लस न्यूज के दर्शकों को आपका ये जो बातें सुनने का अवसर मिला, इसके लिए मुझे लगता है कि ये सही मायने में हमारे लिए भी काफी गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, नेशन प्लस न्यूज की विशेष प्रस्तुति में इतना ही। हमारे शो और न्यूज के अपडेट्स मिलने के लिए आप हमें यूट्यूब पर शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। સમાચારોના સતત અપડેટ માટે નેશન પ્લસ ન્યૂઝના યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને ટ્વિટર પર।